वेलकम टू एबी स्टडीज। एबी स्टडीज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था 1857 की क्रांति को। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वायसराय की पोस्ट जो भारत में क्रिएट की गई थी कब, तो 1857 की क्रांति के बाद। पहले कौन सी पोस्ट चलती थी? पहले चलती थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट। इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो 1757 में जब भारत में ब्रिटिशर्स का रूल स्टार्ट हुआ था, आरंभ हो गया था, तो बंगाल में सबसे पहले पोस्ट बनी थी गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट। जो कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव बने थे सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल। फिर 1773 में पहला चार्टर एक्ट आता है और इस पोस्ट को बदल कर दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम का पोस्ट। इसमें क्या था? तो पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? था कुछ नहीं, पावर्स सभी वही थे, पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वही थी, बस नाम बदल दिया गया था। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल कौन? तो वॉरेन हास्टिंग। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हास्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले गवर्नर जनरल थे, याद रखना है। फिर आता है दूसरा जो चार्टर एक्ट आता है, उसमें क्या था? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को बदल कर दिया जाता है 1833 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल के पोस्ट में क्या अंतर है? तो ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो केवल बंगाल में होने वाली गतिविधियों, जो भी कार्यक्रम होते थे उस पर ध्यान देता था, जो भी ट्रेड वगैरह होता था उसको देखता था। लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बनाने के बाद क्या होता है कि तीन जो प्रोविंस थे ब्रिटिशर्स के समय में, कलकत्ता, बंगाल, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, तीनों में एक एक वायसराय गवर्नर जनरल्स होंगे और उनके ऊपर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा वो उन सभी की रिपोर्टिंग जो है उसको होगी। तो यही फर्क था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे वायसराय। वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। पूरी लेक्चर जो है दो पार्ट में आएगी। आज के लेक्चर में हम कुछ वायसराय को कवर करेंगे और बाकी के जो वायसराय जो बच जाएंगे उनको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे और फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को, वायसराय इन इंडिया पार्ट 1। तो सबसे पहले देखिए कौन था, तो विस्कंट कनिंग। अब आप लोग बोलिए कि इसके बारे में तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, कनिंग को हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। तो बात है कि उस समय जो हमने पढ़ा था वो इसके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कार्यकाल को पढ़ा था। उस वक्त इसने क्या क्या किए थे उन सब चीज़ों पर चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे इसके वायसराय के रूप में इसने कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए थे, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला तो देख लीजिए कि फर्स्ट वायसराय बना था कौन, तो कैनिंग बना था भारत का। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में। इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम पूछता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था, तो 1858 में। यही एक्ट है जिसके बाद जो है गवर्नर जनरल ऑफ की पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया था और वायसराय की पोस्ट को शुरू कर दिया गया था। और ईआईसी का जो है मोनोपोली या फिर ट्रेड करने का जो पूरा अधिकार है वो क्राउन द्वारा वापस ले लिया गया था और भारत में फिर चलने लगा था क्राउन का रूल। मतलब क्राउन मतलब क्या? तो जो शाही परिवार, जो भी राजा या रानी होंगे इंग्लैंड में, उनका रूल जो है भारत पर भी चलेगा डायरेक्टली। और इसी के बाद कॉलोनिज्म की शुरुआत हो गई थी भारत में। अब वहाँ के लोग आकर यहाँ रहने लगे थे, काम धाम करते थे, फिर सरकार में आईसीएस वगैरह बनकर आते थे ब्रिटिशर्स। तो अब उनको यहाँ रहने की जरूरत है, तो उनके रहने के लिए बना दी गई थी कॉलोनी, जो कि शुरुआत थी भारत में ब्रिटिश रूल की, क्राउन के अंडर में। उसके बाद सिस्टम ऑफ बजट को इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा? तो कैनिंग के द्वारा ही। और इंपीरियल सिविल सर्विस की स्थापना भी कर दी गई थी कैनिंग के द्वारा। शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो शुरुआत की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, और जिनको कि सिविल सर्विस का या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पिता कहा जाता है भारत में। और लागू कर दिया गया था किसके द्वारा? तो विस्कन कैनिंग ने इसको और अच्छे से लागू किया। फिर इंडिगो रिवोल्ट देखना पड़ता था कि कैनिंग जो है परेशान हो गया था बेचारा, काफ़ी खराब किस्मत लेके आया था। इसके समय में 1857 का विद्रोह हो गया है, फिर इंडिगो रिवोल्ट हो गया, फिर फेमाइन्स आ गए थे। काफ़ी मतलब जो है तनावपूर्ण रहा था इसका कार्यकाल। तो इंडिगो रिवोल्ट हो गया था 1859 से 1860। अब इंडिगो रिवोल्ट के पीछे क्या कारण थे? तो देखिए, इंडिगो जो है वो होती है कैश क्रॉप। उसको किसान खा तो सकते नहीं है, बस केवल उगाते थे। और उगाते थे क्यों? तो ब्रिटिशर्स द्वारा जबरदस्ती उगाया जाता था। क्यों उगाया जाता था? क्योंकि इंडिगो से बनती है डाई। डाई बनती है, उससे कपड़ों के कलर बनते थे। और भारत का रेशम और भारत का कपास भी भारत में से बाहर जो है काफ़ी एक्सपोर्ट होता था। और साथ में इंडिगो भी यहीं से चल जाता था। इंडिगो यानी कि नील जिसको हम कहते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में, वो भी यहीं से चल जाता था और बाद में फिनिश्ड गुड के रूप में तैयार करके उसी को जो है बहुत ज़्यादा भाग दामों में भारत में ही बेचा जाता था। और इसके अलावा एक और सिस्टम जो है तिनकठिया
प्रणाली की शुरुआत हो गई थी खेती के लिए। तिनकठिया सिस्टम चलता था। अब तिनकठिया क्या होता है, तो अगर आपके पास 4 हिस्सा है किसी भूमि का, तो उसमें 3 हिस्से में आपको उगाना होगा इंडिगो, और सिर्फ एक हिस्से में जो है अन्य फसलें आप उगा सकते हैं। तो इससे बात बिगड़ गई। अब कैश क्रॉप, अब कपास को कोई थोड़ी खा सकता है, रेशम को कोई थोड़ी खा सकता है, इंडिगो को कोई थोड़ी खा सकता है। इसके लिए तो चाहिए दाल सब्जी ये सब उगानी पड़ेगी। तो तिनकटिया सिस्टम में वो सही से हो नहीं पा रहा था, इंडिगो की फार्मिंग ही ज़्यादा हो रही थी। तो इससे किसान जो है हो गया परेशान, और अंत में रिवोल्ट होती है कब, तो 1859 में, जो 1860 तक चलती है। इसके अलावा इनेक्टमेंट हो गया था किसका, तो इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी। आज भी जब होता होगा, आपने पिक्चर्स में देखा होगा कि जब कैदी को सजा सुनाई जाती है तो कहा जाता है आईपीसी की धारा फलना फलना फलना, उसमें जो है उस हिसाब से जो है सजा सुनाई जाती है। तो 1862 में ही शुरुआत की गई थी इंडियन पिनल कोड की, जिसमें जो है सारा दंड विधान लिखा हुआ है कि किस गलती के लिए, किस गुनाह के लिए कौन सी जो है प्रताड़ना दी जाती है, और मृत्युदंड कितने अनुच्छेद में है। ये सारा जो बातें हैं ये आईपीसी में दी गई है। इसके बाद जो आता है वो आता है लॉर्ड इल्गिन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना है, क्योंकि 1862 से 1864 तक इसका कार्यकाल रहा। 2 साल का छोटा सा टेन्योर था, जिसमें कि कैलकाटा हाई कोर्ट की स्थापना की गई 2 जुलाई 1862 में। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 14 जुलाई 1862 में, और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1862 में। तो क्या है, ये डेट अगर याद रहती है तो ठीक है, नहीं याद रहती है तो कोई बात नहीं, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है डेट। एग्जाम में सिर्फ ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले किस हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो याद रखना कैलकाटा की डेट जो है, ईयर सबका सेम है, बस आगे वाला जो डेट है वो चेंज है। तो कैलकाटा में पहले हाई कोर्ट की स्थापना हुई, फिर बॉम्बे, और फिर मद्रास में। इसके बाद जो है लॉर्ड इल्गिन के बाद आते हैं जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस जो है 1864 से 1869 तक भारत में रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इनके बारे में याद करने लायक नहीं है, बस एक चीज़ है कि नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी, अहस्तक्षेप की नीति के लिए फेमस थे अपनी। कौन, तो जॉन लॉरेंस सीधा साधा आदमी थे, दूसरों को छेड़ते नहीं थे, युद्ध वगैरह करते नहीं थे, इसीलिए जो है इनको जल्दी रिटायरमेंट दे दिया गया। फिर जॉन लॉरेंस के बाद आते हैं लॉर्ड मेयो। ये जो है वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड मेयो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने स्थापना की राजकोट कॉलेज की गुजरात में, और मायो कॉलेज की अजमेर में। ये जो है आज भी स्थित है। अब पूछा जाता है कि मायो कॉलेज जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो अजमेर में। दोनों की स्थापना की गई थी लॉर्ड मायो के द्वारा। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स की स्थापना की गई। इसमें क्या है, किसानों को कैसे अच्छे से अच्छे खाद, अच्छी से अच्छी बीजें प्रोवाइड की जा सके, कैसे पैदावार को बढ़ाया जा सके, इस पर जो है ध्यान देने के लिए बनाया गया था एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। फिर 1871 से 1872 के बीच में पहला सेंसस कराया गया था भारत में। अब देखिए ये जो है ये रेगुलर सेंसस नहीं है, ये मायो द्वारा कराया गया था प्रथम में, लेकिन जो फर्स्ट हम लोग का जो स्ट्रक्चर्ड सेंसस किया गया था वो किया गया था 10 साल बाद। किसके शासनकाल में, तो कार्यकाल उस समय चल रहा था रिपन का, उस समय किया जाता है रेगुलर बेसिस पे जो चल रहा है सेंसस, जो आज भी होता है 10 सालों में वो। इसके बाद जो है महत्वपूर्ण बात जानने के लिए, तो ये इकलौता वायसराय था, ये पहला और आखिरी वायसराय था इंडिया में ब्रिटिशर्स का जिसकी जो है हत्या कर दी गई थी क्रांतिकारियों द्वारा। इसके पहले जो है क्लाइव की मृत्यु हुई थी भारत में, लेकिन ये जो है बीमारी से मरा था, इसकी हत्या किसी ने नहीं की थी। लेकिन मायो को जो है मार दिया गया था किसके द्वारा, तो अली अफरीदी। अफरीदी तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाला नहीं, ये दूसरा है अली अफरीदी। तो अली अफरीदी जो कि प्रिजनर था अंडमान निकोबार के जेल में, जिसको कि काला पानी कहा जाता था उस वक्त, वहां पर ये बंदी था। और घूमने जाते हैं मायू, तो अली अफरीदी द्वारा मार दिया जाता है मायू को। इसको लगा होगा कि इतना बड़ा पोस्ट का आदमी है, इसको मार देंगे तो अभी भारत को आज़ाद आज के आज मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला तो था नहीं और हुआ भी नहीं। तो ये बातें थी मायो के द्वारा, मायो के बारे में। तो अब मायो के बाद जो आता है, मायो के बाद आया था कौन, तो मायो के बाद आया था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक चीज़ है, कुका रिवोल्ट हुआ था इसके शासनकाल में, जिसमें कि मेन बात जो है वो पूछता है कि कौन थे इसके लीडर, तो राम सिंह थे। कहाँ पर हुआ था, तो पंजाब में। और कुकी रिवोल्ट हुआ था नॉर्थ ईस्ट में, असम वाले क्षेत्र में जो है कुकी रिवोल्ट हो गया था। दोनों जो है
लोकल ट्राइब्स हैं जिन्होंने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। फिर फेमाइन देखने को मिल गया था बिहार में 1876 से 1877 में। हालत किसान की बद से बदतर। फेमाइन आ गया तो ऐसे ही खाने पीने की भी दिक्कत हो गई। बहुत ही खतरनाक क्रूशियल स्टेट में पहुंच गए थे भारत की जनता इस वक्त। फिर जो है लॉर्ड नॉर्थ बुक के बाद आता है लॉर्ड लिट्टन। ये सरफिरा आदमी, पागल टाइप का आदमी, उल्टे फुल्टे काम खूब किए हैं इसने। तो इसके बारे में आइए जानते हैं। इसके बाद एक और सरफिरा आएगा, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है लिट्टन 1857 में इंपीरियल दरबार को आयोजित कराते हैं, जिसको कि ग्रैंड दरबार या दिल्ली दरबार के नाम से भी बताया जाता है। क्यों करवाए थे? तो क्योंकि क्वीन विक्टोरिया जो है भारत की महारानी बन गई थी, तो उसी को जो है कांग्रेस करने के लिए जो है इंपीरियल दरबार या उन्हीं की शान और शौकत को बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए स्वागत में इंपीरियल दरबार और दिल्ली दरबार की स्थापना की गई थी। और यहीं पर जो है विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि भी दी गई थी। एक और आदमी है जिनको केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, आप लोग कमेंट में बताइए किसको दी गई थी। तो केसर हिंद की उपाधि दी गई किसको? तो रानी विक्टोरिया को। फिर 1878 में जो है आर्म एक्ट पास कर दिया जाता है लिट्टन के द्वारा। अब आर्म एक्ट में क्या होता है, तो जितने भी इंडियंस होंगे वो अगर लाइसेंस रखते हैं तब तो उनको आर्म रखने की आज्ञा है, लेकिन बिना लाइसेंस के वो लोग आर्म्स नहीं रख सकते। आज भी जो जैसे नियम चलता है कि अगर आपको पिस्तौल रखनी है, बंदूक राइफल रखनी है, तो उसका आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य है, नहीं तो इसके खिलाफ, आपके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया जाता है लिट्टन के द्वारा। अब वर्नाकुलर क्या होता है? तो वर्नाकुलर का जो मतलब होता है, वर्नाकुलर का मतलब होता है क्षेत्रीय, लोकल। तो लिट्टन ने प्रतिबंध लगा दिया था किस पर? तो किसी भी क्षेत्रीय भाषा में न्यूज़पेपर पब्लिश करने पर लगा दिया गया था प्रतिबंध लिट्टन के द्वारा। कब लगाया गया था? तो 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत लगाया गया था। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस वक्त जो है टीवी, इंटरनेट, मोबाइल तो था नहीं। न्यूज़पेपर ही एक जरिया थी जिससे कि हम पूरे देश की खबरें जो है एक जगह पर एक साथ पढ़ सकते थे। तो ये न्यूज़पेपर जो है लोगों में स्वाधीनता की भावना उत्पन्न करने में काफ़ी बड़ा रोल निभा रहा था। इसीलिए लिट्टन ने जो है क्षेत्रीय भाषा में सभी न्यूज़पेपर्स को बंद करवा दिया। और सब इसके बाद जो है, अगर आप लोग लोकल लैंग्वेज में पढ़ नहीं पाएंगे, तो सबको तो अंग्रेजी आती नहीं थी, तो रिवोल्ट को दबाने में और आसानी होगी। इसके बाद जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद सोम प्रकाश, जो कि एक बंगाली न्यूज़पेपर एक था, किसका? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन? तो वही जिन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सोम प्रकाश बंगाली न्यूज़पेपर, इसको बैन कर दिया गया। इसके बाद अमृत बाजार पत्रिका जो है, इसने अपना नाम बदलकर, मतलब भाषा बदलकर बंगाली से इसने कर ली थी इंग्लिश। और किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी अमृत बाजार पत्रिका? तो इसके एडिटर कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष थे। फिर जो है लिट्टन ने आईसीएस यानी कि इंपीरियल सिविल सर्विस के लिए जो डेट थी एग्जामिनेशन की, अपर लिमिट, उसको 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया था। अब देखिए 18 साल में मतलब लोग को अपना 10th भी पास करना है, 12th भी पास करना है, और उसके बाद जो है आईसीएस का एग्जाम दे के उसको भी क्लियर करना है, केवल 18 साल की ही उम्र में। तो मुश्किल करने का पीछे एक ही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को सिविल सेवा में आने से रोका जा सके। फिर जो है लिट्टन के बाद आते हैं रिपन। रिपन का कार्यकाल जो था 1880 से 1884 तक चला। ज़्यादा बड़ा कार्यकाल इनका नहीं था, लेकिन काम काफ़ी शानदार किए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो है डिसीजन लिए गए थे इनके द्वारा। किसके द्वारा? तो रिपन द्वारा। तो सबसे पहले तो 1881 में पास कर दिया जाता है फैक्ट्री एक्ट। क्यों पास किया जाता है? तो लेबर क्लास के जो लोग थे उनके जीवन शैली को, जीवन का जो उनका रूटीन है उसको सुधारने के लिए पास किया गया था फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। इसके बाद जो है पहला जो रेगुलर सेंसस, अभी हमने बात किया था कि फर्स्ट रेगुलर सेंसस जो है वो कराया गया था रिपन के द्वारा। इसके बाद हंटर कमीशन का गठन किया गया था। अब ये हंटर कमीशन दूसरा है, वो जलियांवाला बाग वाला हंटर कमीशन नहीं है, वो बाद में आएगा, वो 1928 ईस्वी में आएगा। अभी जो है ये जो हंटर कमीशन था ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए था, स्पेशली जो है प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, जो लिट्टन के द्वारा लगाया गया था, उसको हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया रिपन के द्वारा। तो बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा आदमी था, इसीलिए जल्दी वापस चल गया। कौन? तो रिपन।
फालतू आदमी लोग ज्यादा दिन शासन किए थे भारत में, ज्यादा दिन तक वो इस तरह की पोस्ट पर रहे थे, लेकिन जो शरीफ लोग थे उनको हटा दिया जाता था जल्दी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसको एबॉलिश कर दिया गया। फिर जो है मैक्सिमम एज आईसीएस एग्जामिनेशन के लिए वो 19 से बढ़ाकर कर दी गई थी 23 साल। लिट्टन ने कम किया था आईएएस की एज को 21 से घटाकर 18 किया था, और रिपन ने जो है उसको 23 साल कर दिया फाइनली। इसके बाद जो है सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना कराई गई। अब सेल्फ गवर्नमेंट क्या, तो जैसे आजकल का पंचायत हो गया, इस टाइप की जो है बॉडीज डेवलप कराई गई रिपन के द्वारा, जो कि गांव वगैरह के मसलों को, छोटे मोटे मसलों को आपस में ही सुलझा ले। इसके बाद जो है रिपन के बाद आते हैं करजन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI, इसको लिख लीजिए और इसको जो है टाइम पीरियड के साथ याद रखिएगा। टाइम पीरियड कब था, तो 1899 से लेकर 1805 तक इसका जो है कार्यकाल रहा था। अपने कार्यकाल में काफी फालतू काम इसने किया है। सबसे पहले तो जो था वो बंगाल विभाजन इस बेस पर कर दिया है कि इतना बड़ा राज्य है और हमसे जो है संभला नहीं जाएगा। तो ये रीजन दिए गए थे, लेकिन असल मुद्दा जो है वो ये था कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल में भेज दिया गया था हिंदुओं को, और ईस्ट बंगाल जो कि आज का बांग्लादेश है उसमें डाल दिया गया था सभी मुस्लिमों को। तो जिससे क्या है कि अगर वो लोग अलग अलग जगहों पर रहेंगे तो फूट डालो और शासन करो की नीति को इम्प्लीमेंट करने में और ज्यादा आसानी होगी ब्रिटिशर्स को। तो बस यही मंशा थी। तो बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड कर्जन में। इसके अलावा दूसरे दिल्ली दरबार की स्थापना या आयोजन किया गया था कब, तो 1903 ईस्वी में। फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में। ये भी क्वेश्चन में काफी पूछता है कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया था, तो 1904 में आया था। बंगाल का विभाजन अभी हमने बात कर लिया 1905 में। और महत्वपूर्ण चीज जो है वो है स्वदेशी मूवमेंट। 1905 से 1911 तक जो है स्वदेशी मूवमेंट भी चलाया गया था। किसके द्वारा, तो तिलक के द्वारा। और इसके बाद जब गांधी जी आएंगे तो उसके बाद फिर से एक स्वदेशी मूवमेंट चलेगा, जो इससे ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ था। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया। भारत के पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो होगा आंसर इसका। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI के जनक के रूप में जाने जाते हैं। फिर जो है कर्जन के बाद आता है अर्ल मिंटो। अब अर्ल मिंटो के बारे में जानने लायक बात किया है, तो 1905 से 1910 तक इसका कार्यकाल रहा। सूरत स्पिरिट VVI इसी के कार्यकाल में देखने को मिली थी। अब सूरत स्पिरिट में क्या हुआ था, तो कांग्रेस जो है दो भागों में बंट चुका था, नरम दल और गरम दल। गरम दल जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि इस सेशन का जो अध्यक्षता है वो की जाए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। लेकिन नरम दल चाहते थे कि अगर गरम दल का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया, अगर वो उसके अंडर में सभी कांग्रेसी आ गए हैं, तो फिर जो है हिंसा बढ़ेगी। वो लोग हिंसा से काम लेंगे, अहिंसा जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जो है वो लोग बार बार उनके लोगों को गरम दल से किसी को चेयरमैन बनने नहीं देते थे। अब पहले जो है 1907 में कॉन्फ्रेंस होने वाली थी पुणे में। तो क्योंकि गरम दल से की तरफ से महत्वपूर्ण और सबसे बड़े उम्मीदवार जो है वो थे कौन, तो बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक का नेटिव प्लेस है पुणे। तो नरम दल वालों को लगा कि वहां तो होगा तो तिलक जो है आसानी से जीत जाएंगे। तो फिर जगह बदल दी जाती है और करा दिया जाता है कहाँ पर, तो सूरत में। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ बाल गंगाधर तिलक को नहीं बनाया जाता है लीडर, और हो जाते हैं गुस्सा कौन, तो एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं पूरे गुस्सा। जूते चप्पल कुर्सी सब फेंक फेंक के मारते हैं किसको, तो नरम दल वालों को। और फाइनली जो है अलग हो जाते हैं गरम दल और नरम दल कांग्रेस से। इसके बाद जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी आगा खान तृतीया के द्वारा 1906 ईस्वी में। फिर एशिया का पहला स्टील प्लांट जो है, इस्पात कारखाना टिस्को। टिस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो है स्थापना की गई थी जमशेद जी टाटा के द्वारा, जमशेदपुर जो कि झारखंड में स्थित है। तो कब की गई थी, तो 1907 ईस्वी में की गई थी। ये भारत का ही नहीं, ये एशिया का सबसे पहला स्टील प्लांट था।
कौन सा? तो टिस्को। और टिस्को को आज हम किस नाम से जानते हैं? तो टीएसएल यानी कि टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से जानते हैं टिस्को को ही। हम्म। इसके बाद जो है 1909 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट भारत में आता है, जिसको कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। और इसमें जो है कुछ अच्छी बातें निकल कर सामने आई थी। भारतीयों को कुछ अधिकार दिया जाता है, कुछ मौलिक अधिकार में बढ़ोतरी की जाती है। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से सीधा क्वेश्चन बनता है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म किस वर्ष में भारत आया था? तो 1909 में आया था। फिर इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में पास कर दिया जाता है, किसके द्वारा? तो अर्ल मिंटो के द्वारा। तो इस लेक्चर में हमने पढ़े कुछ वायसरायज के बारे में। हमने देखा कि फर्स्ट थे कैनिंग, कैनिंग के बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट वायसरायज देखे। अगले लेक्चर में हम फिर और भी कुछ इंपॉर्टेंट वायसरायज के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले आज जो हमने पढ़ा उसके बारे में आइए क्विक रिवीजन ले लेते हैं, इससे कि सारी बातें हमको इसी लेक्चर में याद हो जाए। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था विस्कन कैनिंग के बारे में। अब विस्कन कैनिंग कैनिंग कौन थे? तो ये अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और पहले वायसराय थे भारत के। पहले वायसराय बात हो गया। इनके कार्यकाल में इलाहाबाद में दरबार को आयोजित किया गया था और 1858 में ये लागू कर दिया गया था कि अब भारत में जो है क्राउन का रूल चलेगा। कॉलोनीज जो थी वो बननी शुरू हो गई थी। फिर बजट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था कैनिंग के द्वारा। इंपीरियल सिविल सर्विस की स्थापना की गई थी। इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1859 से 1860 के बीच में। इंडियन पिनल कोड जो है इसको इनेक्टमेंट कर दिया गया था, एक्शन में ले आया गया था। कब? तो 1862 में। फिर आते हैं एल्गिन। एल्गिन के बारे में जानने लग बात किया तो कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट की हो गई थी स्थापना। डेट याद रख लेना है, अगर याद होता है तो, नहीं याद होता तो कोई बात नहीं। इसके बाद आते हैं कौन? तो सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस कब से कब तक? तो 1864 से 1869 तक। जानने लायक बातें तो कुछ खास किया नहीं काम, खास जो काम है बस वही था कि नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी, अहस्तक्षेप की नीति के लिए फेमस थे। और बाकी कुछ नहीं, सीधे साधे आदमी थे, ना दूसरों को पे हमला करते थे ना किसी से लड़ाई करने जाते थे। चुपचाप से अपना राजमहल में राजपाट चलाते थे। फिर आते हैं कौन? तो लॉर्ड मायो। काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? तो राजकोट में राजकोट कॉलेज जो कि गुजरात में स्थित है की स्थापना की गई और मायो कॉलेज की स्थापना की गई थी अजमेर में। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स की एस्टेब्लिशमेंट की गई। फिर 1871 से 1872 तक पहला सेंसस कराया गया था, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड वाला नहीं है, ये खाली मायो द्वारा करवा दिया गया। ऑर्गेनाइज्ड वाला जो है वो आएगा रिपन के टाइप में। और इम्पोर्टेंट तो क्या इम्पोर्टेंट इसके बारे में? तो पहले और आखिरी वायसराय थे जिसकी हत्या कर दी गई थी भारत में। किसके द्वारा? तो अली अफरीदी, शाहिद अफरीदी के चच्चा, इनके द्वारा करा दी गई थी। किसकी कर दी गई थी हत्या? तो मायो कर दी गई थी। कहाँ की गई थी? तो अंडमान के जेल में काला पानी की सजा भुगत रहे थे, उसी बीच मायो जाते हैं वहां पर तो सल्टा दिया जाता है मायो को। किसके द्वारा? तो अली अफरीदी के द्वारा। इसके बाद कौन आए थे? नॉर्थ ब्रुक। जानने लायक बात क्या? तो कुका रिवोल्ट और कुकी रिवोल्ट देखने को मिला था। और बिहार में जो है फेमाइन आया था। कुका रिवोल्ट के जो लीडर थे वो कौन थे? तो राम सिंह थे। फिर आते हैं लॉर्ड लिट्टन। लिट्टन फालतू टाइप का आदमी, करजन से कम नहीं था ये भी। करजन तो हमने अभी पढ़ा कि काफी खत्म था, बंगाल विभाजन कर दिया था। वैसे ही लिट्टन भी था। क्या क्या किया गया? तो 1877 में पहला इंपीरियल दरबार आयोजित किया गया था, जिसको ग्रैंड दरबार या दिल्ली दरबार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों किया गया? तो रानी विक्टोरिया आ रही थी भारत में, उन्हीं के स्वागत में किया गया। और यहीं पर जो है उनको केसर हिंद यानी कि हिंद की महारानी की उपाधि भी प्रदान की गई थी। फिर 1878 में क्या हुआ? आर्म एक्ट पास कर दिया गया। अब इसमें क्या था कि कोई भी इंडियन अगर लेना चाहे बंदूक वगैरह तो उसको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर मतलब क्या? तो वर्नाकुलर मतलब क्षेत्रीय भाषा। इसका मतलब क्या हो गया कि क्षेत्रीय भाषा में जो भी न्यूज़पेपर या अन्य चीजें पब्लिश हो रही थी उस पर लगा दिया गया पूर्ण प्रतिबंध। अब क्यों लगाया गया? तो क्योंकि न्यूज़पेपर के माध्यम से काफी खबरें बाहर जाती थी और लोग जो है स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे थे। न्यूज़पेपर से काफी इन्फ्लुएंस भी होते थे। इसीलिए सभी भाषाओं के न्यूज़पेपर को बंद कर दिया गया और केवल इंग्लिश भाषा में न्यूज़पेपर पब्लिश करने की आज़ादी दी गई। इसके बाद क्या होता है? सोम प्रकाश नाम का न्यूज़पेपर जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाया जाता था वो बैन कर दिया जाता है। और अमृत बाजार पत्रिका जो कि शिशिर कुमार घोष की
के द्वारा पब्लिश की जाती थी, उसने अपना जो है नाम बदल कर, नहीं नाम तो वही था लेकिन अपनी भाषा बदल ली थी और लैंग्वेज जो है वो बंगाली से हिंदी कर दी थी। इसके बाद जो है लिट्टन ने आईसीएस देने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज, जो मैक्सिमम एज थी, उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया। अब सोचो 18 साल में मैट्रिक भी देना है, इंटरव्यू पढ़ना और एडमिशन भी लेना है आईसीएस के एग्जामिनेशन के लिए, कितनी तकलीफ की बात। फिर लिट्टन के बाद आते हैं रिपन। कुल मिला के अच्छा आदमी था, बढ़िया बढ़िया काम किया इसने भारत में, और कार्यकाल इसका ठीक ही ठाक था, बहुत ज़्यादा विद्रोह भी नहीं हुआ क्योंकि काम ये सही करता था। कौन था? लॉर्ड रिपन। सबसे पहले जो है 1881 में फैक्ट्री एक्ट पास कर दिया ताकि लेबर की स्थिति को सुधारा जा सके। फिर पहला रेगुलर सेंसस जो है, पिछली में हमने क्या देखा था कि सेंसस कराया गया था लेकिन वो इनऑर्गेनाइज्ड था, और इस बार जो है, तो इस बार कौन, तो इस बार रिपन के समय में जो कराया गया था वो ऑर्गेनाइज था, जो प्रत्येक 10 साल में किया जाने लगा, जो मॉडल आज भी फॉलो होता है। हर 10 साल में जनगणना की जाती है, सेंसस का मतलब होता है जनगणना। फिर हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में आया था। ये वो जलियांवाला बाग वाला हंटर नहीं है, ये दूसरा हंटर कमीशन है। और क्या था इसका काम? तो ये एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए लाया गया था, स्पेशली जो है प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया था। फिर 1882 ईस्वी में पंजाब में के लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया गया। फिर आईसीएस की जो मैक्सिमम एज थी वो 19 से बढ़ाकर 23 साल कर दी, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की भी स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो रिपन के द्वारा। रिपन के बाद आता है करजन, सबसे फालतू आदमी। बंगाल विभाजन किया गया इसके शासनकाल में। दूसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था 1903 में। फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में, और स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत कर दी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब? तो 1905 से 1911 के बीच में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। पहला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन था, या फिर पिता जिसको कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उसका जो नाम है आप लोग कमेंट में लिखिए। करजन के बाद आता है अर्ल मिंटो। इंपॉर्टेंट चीज क्या? तो सूरत स्प्लिट था इसके कार्यकाल में। फिर भारत में एशिया का पहला स्टील प्लांट खोला गया जमशेदपुर में 1907 में, और मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी आगा खान के द्वारा 1906 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में? तो अर्ल मिंटो के कार्यकाल में। इसके अलावा इंडियन प्रेस एक्ट भी आया था 1910 में। तो इस वीडियो में हमने जो है वायसरायज को कवर किया, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो वो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे सारे पीडीएफ भी हासिल हो सके, और साथ ही हमारे वीडियो लेक्चर्स के जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आसानी से मिल सके। अगले नए लेक्चर में हम जो बच गए हैं वायसराय उनको कवर करेंगे, और उसके बाद जो है शुरू होगा फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। हम पढ़ेंगे भारत में जो है स्वतंत्रता संग्राम, उसके बारे में एक एक टॉपिक को जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम एवी स्टडीज।